हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आई होप कि आप सबको हमारी वीडियोस, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक कवर किया था ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल उसका सब पार्ट थे, और ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल उसका सब पार्ट थे। डेटर्स और क्रेडिटर्स का तो हमें मीनिंग पता है, हमने काफ़ी बार ये टर्म्स रिपीट किए हैं। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल कल हमने फर्स्ट टाइम किया था, उसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, लेकिन आपको उसके बीच में कन्फ्यूज़न रहेगी, इसीलिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लेके आया हूँ टॉपिक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आपको बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल में सारा डिफरेंस जो है पता लग जाएगा अच्छे से। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें बायर और सेलर या तो फिर सप्लायर बोल लो, इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस एग्रीमेंट में क्या है कि मिस्टर राम जो है मिस्टर मोहन को गुड सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे, और उसके बदले में मोहन को पेमेंट करनी रहती है मिस्टर राम को, लेकिन मिस्टर मोहन के पास उस टाइम कैश अवेलेबल नहीं रहता। वो बोलते हैं कि मैं कुछ समय बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, जब मेरे पास स्टॉक कैश अवेलेबल रहेगा, मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा मेरी कंपनी को, मेरे पास पेमेंट करने के लायक पैसा होगा, तो मैं आपको पे कर दूंगा। तो वो एग्री कर जाता है मिस्टर राम, मिस्टर सेलर। तो वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक एग्रीमेंट तैयार करवाता है, नोट बनवाता है, ताकि उस पर ये डेट स्पेसिफाई कर देता है कि इस डेट पे मैंने आपको सप्लाई किया था ये सामान इतने रुपए का, तो आप इससे 3 महीने बाद सेम उस डेट को आप मुझे मेरी पेमेंट कर दोगे किसी भी मोड में। तो ये सारे एग्रीमेंट करवाते हैं, उससे साइन करवाते हैं। बेसिकली ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ज़्यादातर जरूरत तब पड़ती है जब कंपनी को क्रेडिट पे सामान लेना होता है बायर को, और वो पेमेंट बहुत बड़ी होती है, तो एट सेम उस जिस टाइम पे हम खरीदते हैं उस टाइम पे पेमेंट हो नहीं पाती। ये ज़्यादातर सपोज कर लो आप एग्जांपल अगर आप कंसीडर करोगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग की, टाटा लगा लो। अब रतन टाटा जो है उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, टाटा मोटर्स की। तो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कार के लिए स्टील बाय करते हैं। टाटा को टाटा कंपनी स्टील बाय करती है किसी कंपनी से, JSW स्टील से स्टील बाय करती है। तो वो क्या करते हैं, स्टील सप्लाई करते हैं। उसमें उन्होंने मांगा उनसे 300 करोड़ का स्टील मांगा उन्होंने, 300 करोड़ का स्टील मांगा कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो उन्होंने सप्लाई कर दिया। उन्हें पता है कि ये टाटा मोटर्स हैं, ट्रस्टेबल पार्टी हैं, इनका हज़ारों करोड़ों की टर्नओवर है, ये पेमेंट तो कर ही देंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं की तो नेक्स्ट आगे चल के तो कर ही देंगे कुछ टाइम के बाद। उन्हें मटेरियल सप्लाई करते हैं, बाद बदले में वो उनसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनवाते हैं, हम इतने टाइम के बाद आपको पेमेंट कर देंगे। तो वो एग्री करते हैं, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है कि मिस्टर मोहन जो उस टाइम पे कैश नहीं दे पाते, इसलिए मिस्टर राम जो है बिल ड्रॉ कराते हैं, एक रिटर्न एग्रीमेंट बनवाते हैं और मिस्टर मोहन के पास भेजेंगे वो एग्रीमेंट। मिस्टर मोहन उसे एक्सेप्ट करेंगे, साइन करने के बाद साइन करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे ये बिल एक्सेप्ट है, मैं इसमें पेमेंट करूँगा। और बिल्स की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उस पर भी एग्री करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में मेनली क्या रहता है कि मिस्टर मोहन को मिस्टर राम को 300 करोड़ की पेमेंट करनी है। उसमें मोड स्पेसिफाई का रहेगा, या तो बता देंगे किस मर्जी मोड से आप कर सकते हो, कैश में बाय चेक कर सकते हो या कोई और ट्रांजैक्शन के थ्रू कर सकते हो। तो वो सारा मेंशन रहता है, डेट मेंशन रहती है, किस डेट को आपने खरीदा था, तो कितने महीने का एग्रीमेंट है ये, किस डेट को आपने पेमेंट करनी, लास्ट डेट क्या है उसकी, तो सब इसमें मेंशन रहेगा, अमाउंट पूरी मेंशन रहेगी। तो ये मिस्टर राम जो एक्सेप्ट करेंगे। अब क्या है, मिस्टर राम ने एग्रीमेंट बना के मिस्टर मोहन को दिया। मिस्टर राम सेलर थे, मिस्टर मोहन जो है परचेजर थे वो। तो जो मिस्टर राम जो सेलर थे उन्होंने बिल ड्रॉ किया, इसीलिए वो ड्रॉर बोलते हैं उसको। जो बिल ड्रॉ करता है, जो बिल बनाता है, उसको ड्रॉर बोलते हैं। और उसके बाद मिस्टर मोहन जो है, जो परचेजर थे, जिन्होंने बिल को एक्सेप्टेंस दी है साइन करने के बाद, उन्हें ड्रॉई बोलेंगे। जो बिल एक्सेप्ट करता है उन्हें ड्रॉई बोलेंगे। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई जो हमने कल की थी, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल क्या होते हैं कि हमने किसी को पेमेंट करनी होती है ना, हमारे पास वो कुछ एग्रीमेंट रहता है जो हमने साइन किया था, जिसको हमने एक्सेप्टेंस दी थी कि मैंने किसी को पेमेंट करनी है, हमारी एक लाइबिलिटी है जो हमने टाइम पे पे करनी है, तो वो हमारा क्रेडिटर्स का काम करता है, वो बिल्स पेबल होता है। अब इन दोनों पार्टीज़ में बिल्स पेबल किसके लिए हो गया एग्रीमेंट? बिल्स पेबल उस पार्टी के लिए होगा जिसने पेमेंट करनी है, टाटा मोटर्स, या एग्जाम्पल के तौर पर टाटा मोटर्स या मिस्टर मोहन जो है जिन्होंने टाटा मोटर्स के लिए स्टील खरीदा था, तो वो हमारे बिल्स पेबल रहेंगे। वो अपने बुक्स में, बिजनेस की बुक्स में लिखेंगे बिल्स पेबल, क्योंकि मैंने 300 करोड़ की पेमेंट करनी है। उनके लिए जो ये बिल रहेगा वो बिल पेबल का काम करेगा। दूसरी ओर मिस्टर राम जो है, उनके पास कैश आना है, उसके लिए तो मिस्टर मोहन जो एज ए डेटर ही काम कर रहा है।
तो उनसे जो पेमेंट लेनी है, जो एग्रीमेंट है, जो उनके पास जो एग्रीमेंट है बिल्स पेबल, वो उनके लिए बिल्स रिसीवेबल का काम करेगा। और बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में आते हैं, बिल्स पेबल आते हैं हमारी लाइबिलिटी में आते हैं। उनके लिए ये बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा जिस दिन एक्सेप्ट किया उसने, क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट मिलनी है इसको। तो ड्रॉवर के लिए BR जो है उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बिल्स रिसीवेबल रहता है, और ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल रहता है। ये तो मेन डिफरेंस था बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल में। इसमें ज़्यादा डिटेल्स में और भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको मिलती जाएगी। या तो इस पर पूरा प्रॉपर एक चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं वाउचर पे। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर है जो सोर्स और प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हमने ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, नोट किए हैं, ऑब्वियस है वो जो परफॉर्म हुई होंगी, तो उसका कुछ एविडेंस भी तो होना चाहिए। जो एविडेंस या प्रूफ रहता है उसे हम वाउचर कहते हैं। तो मैंने सपोज एक स्विगी से ऑर्डर किया था, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। स्विगी से ऑर्डर दिया था 200 रुपये का, कुछ खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया था मैंने। अब मैंने अपनी डायरी में नोटबुक में लिख लिया कि मैंने 200 रुपये खर्च किए हैं एक्सपेंस। अगर कल को मेरे को प्रूफ चाहिए रहेगा, मैंने चेक करना होगा, मुझे याद ना रहा हो लेकिन मैंने कहाँ पे खर्च किए हैं, अगर मैंने लिखा ना हुआ तो कहाँ पे खर्च किए हैं, या किसी और को दिखाना हुआ, मैंने लिख भी दिया हो कि मैंने 200 रुपये का स्विगी का ऑर्डर किया था, उसने मुझे प्रूफ मांगा कि मुझे प्रूफ दिखाओ कि तुमने स्विगी से ही ऑर्डर किया था, कुछ भी किया था। तो स्विगी से जब मैं ऑर्डर करूँगा तो मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आ जाएगी, पूरा बिल आ जाएगा मेरे पास कि स्विगी से मैंने ये चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी पर्टिकुलर डेट पे। जब आप ऑर्डर भी रिसीव करते हो तो हमेशा ऑर्डर के साथ जो है आपका बिल जो है अटैच रहता है उसमें सारी आइटम्स लिखी रहती हैं कि आप स्विगी के बिल की आपकी इतनी अमाउंट बनी है, आपने ये चीज़ें इतनी क्वांटिटी में ऑर्डर की थी, तो हमारा प्रूफ का काम करता है। इसी तरह कहीं आप मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हो, कुछ जाते हो, तो जितना भी राशन वगैरह सपोज आप खरीदते हो या कुछ आइटम्स खरीदते हो ग्रोसरी की काफ़ी सारी, तो एक बहुत बड़ा बिल सा बना के देता है, इतनी बड़ी रिसिप्ट से बना के देता है वो, जिसमें सारी आइटम्स लिखी रहती है, उनकी क्वांटिटी लिखी रहती है, आइटम का पर यूनिट प्राइस लिखा रहता है, प्लस आइटम की होल प्राइस लिखा रहता है, जितने भी यूनिट्स के टोटल एग्रीगेट प्राइस कितना बना है, फिर उनका टोटल लिखा रहता है, उसमें GST वगैरह कैलकुलेट किया रहता है। तो वो क्या रहती है, जिसमें बहुत सारी आइटम्स लिखी रहती हैं, वो हमारा कैश मेमो रिसिप्ट होता है। वाउचर के चैप्टर में हम इन सबको डिटेल में करेंगे। तो पर्टिकुलर क्या है कि ये वाउचर जो है सोर्स या एविडेंस का काम करती है हमारी ट्रांजैक्शंस के लिए। उसके बाद आता है कॉस्ट। हम अपनी फैक्ट्री में, अपनी एंटरप्राइज में, बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल के साथ साथ एक तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उस पर खर्चा करेंगे। उसके बाद जिस बिल्डिंग में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो हमारी अपनी होगी या तो हमारी रेंट पे होगी तो उसका रेंट भी पे कर रहे होंगे, या उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है उसमें उसकी पेमेंट करते होंगे जो उस प्रोडक्शन में यूज़ होती है, वाटर बिल होगा जो उसकी पेमेंट करते होंगे। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ लगे होंगे उनको सैलरी देते हैं, लेबर है उनकी वेजेस देते हैं। उसके अलावा छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस है, फ्राइटिंग कैरिज एक्सपेंसेस, जो ट्रांसपोर्टेशन उनको रॉ मटेरियल को लाने का या फाइनल प्रोडक्ट को सप्लाई करने का, उसमें जो पेमेंट जाती है, सारे जो एक्सपेंसेस मिला के क्या बोलते हैं, कॉस्ट बनते हैं। जो कॉस्ट हमने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं प्रोडक्ट या सर्विस को रेंडर करने में, फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने तक के जो कॉस्ट लगी है, वो हमारी कॉस्ट कहलाती है, जो भी हमने प्रोडक्ट तैयार किया है। उसके बाद गुड्स क्या होती हैं? जो भी फिजिकल आइटम्स जो हम परचेज़ करते हैं आगे बिजनेस में फर्दर रीसेल के लिए या फिर हमारी प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, ताकि हम फिनिश प्रोडक्ट यूज़ कर सकें, फिर उनको सेल कर सकें। जो फिजिकल आइटम्स होते हैं ना प्रॉपर, हम उन्हें गुड्स मानते हैं। जैसे हमारा कोई बेकरी का मतलब बेकरी बिजनेस है, हम उससे क्या है बिस्किट्स वगैरह, कुकीज़ वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। हम आटा खरीदते हैं, फ्लोर खरीद रहे हैं, तो फ्लोर हमारे लिए रॉ मटेरियल है, वो हमारा स्टॉक का गुड्स कंसीडर की जाएगी क्योंकि फिजिकल आइटम है। उससे हम बिस्किट प्रिपेयर करेंगे, कुकीज़ प्रिपेयर करेंगे, तो वो सेल करेंगे। या तो एक नॉर्मल एक बिजनेस है, सप्लायर है, कुकीज़ सप्लाई कर रहा है, वो हम कुकीज़ खरीद के आगे एज अ रिटेलर आगे बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, वो फिनिश प्रोडक्ट है कुकीज़ वगैरह, हम आगे रीसेल के लिए परचेज़ कर रहे हैं, वो हमारा फिजिकल आइटम है। इसी तरह ये गुड्स कहलाती हैं। स्टॉक इन्वेंट्री ये भी गुड्स ही रहती हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री इन दोनों का सेम ही मीनिंग है, स्टॉक या इन्वेंट्री का। ये बस गुड्स से डिफरेंस इसका क्या है, जब हम बिजनेस में खरीद लेते हैं, हम अपने पास रख लेते हैं, जो हमारे ट्रेड में यूज़ हो रहा होता है उसको एज अ स्टॉक कंसिडर किया जाता है, स्टॉक माना जाता है। गुड्स है जब हम तब खरीदते हैं उन चीज़ों को,
सेल करने के लिए, बिजनेस के लिए। जो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, खरीद चुके हैं हम वो, तो वो हमारा स्टॉक कहलाता है। वो जो स्टॉक है, हो सकता है वो फिनिश गुड का स्टॉक हो, फाइनल गुड्स का स्टॉक हो, रीसेल के लिए रखा हो सकता है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा हो आगे फिनिश गुड प्रिपेयर करने के लिए, या फिर हो सकता है वो वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट हो। वर्क इन प्रोग्रेस क्या रहता है, हमारी जो गुड्स होती हैं, जो हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया था, तो हमने उसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ करे, फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, बट वो फाइनल प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, क्योंकि हमने ये सारी जो अमाउंट्स लिखनी रहती है, स्टॉक, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, इन सब का जो रिकॉर्ड्स बनाना रहता है, साल के एंड तक कंप्लीट करना रहता है। हो सकता है साल के अंत तक कुछ जो हमने रॉ मटेरियल खरीदे थे फिनिश प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, वो फिनिश अभी हुए नहीं, लेकिन वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, बीच की स्टेज में है, तो उन्हें बोलते हैं हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स, जो भी ना तो रॉ मटेरियल रह गए हैं, ना तो अभी कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो जो मान लो सपोज मैंने अभी बेकरी की एग्जांपल दी कि फ्लोर खरीदा उसने कुकीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, कुकीज़ बनाने के लिए या बिस्किट्स बनाने के लिए। हो सकता है उसने ग्रेन, सीधा ग्रेन ही खरीदा हो, उसको बाद में फ्लोर में कन्वर्ट करेगा हो, ग्रेन उसके लिए रॉ मटेरियल हो। वीट जो उसने खरीदी, वीट ग्रेन्स, जो वीट ग्रेन्स उसने परचेज़ की, वो उसके लिए रॉ मटेरियल हो, उससे उसने फ्लोर तैयार किया, सेमी फिनिश प्रोडक्ट हुआ, फिर उससे कुकीज़ तैयार करेगा हो। तो वो जो फ्लोर है सेमी फिनिश प्रोडक्ट का काम कर रहा है जो, वो हमारे लिए वर्क इन प्रोग्रेस कंसीडर किया जाएगा। इसमें लिखा होगा सेमी फिनिश प्रोडक्ट, इसमें लिखना होगा। सेमी फिनिश प्रोडक्ट में आता है ये। उसके बाद क्या है, जो स्टॉक या इन्वेंट्री होगी वो दो टाइप की होगी, या तो ओपनिंग स्टॉक होगा या तो क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, हमारा जो काउंटिंग पीरियड है, जो हम फाइनेंशियल ईयर सपोज हम मानते हैं हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल हमारा शुरू हो रहा है 2022 में, और एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 में। तो 1 अप्रैल 2022 को जो हमारे पास स्टॉक रहेगा वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, जो स्टाल के स्टार्टिंग में जो यूज़ होने वाला है, जो हम सेल करने वाले हैं, वो हमारा रहेगा ओपनिंग स्टॉक। जब 31 मार्च के टाइम आएगा, 31 मार्च 2013 आएगा, सॉरी 2023 आएगा, तो जो स्टॉक हमारे पास बच जाएगा, अनसोल्ड रह जाएगा, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। जो हमारे पास बच गया, अभी सेल नहीं हुआ जो तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना, फिर अगली बार 1 अप्रैल 2023 आएगा, तो ये वाला क्लोजिंग स्टॉक, यही वाला, ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। कुछ और स्टॉक भी परचेज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बच जाएगा। मान लो हमारे पास 100 यूनिट्स थे, हमने 80 यूनिट्स से सोल्ड कर दिए, तो हमारे पास अभी 20 यूनिट्स अभी बचे हुए हैं, तो हमने नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग स्टॉक तो बनेगा, प्लस हम 80 यूनिट्स और परचेज कर रहे हैं रीसेलिंग के लिए, तो हमारे पास फिर से जो नया स्टॉक हो गया वो 100 यूनिट्स का हो गया। जब एंड हो रहा है ईयर 2024 में 31 मार्च को, हो सकता है हमारे पास अभी भी 10 यूनिट्स बच गए हों, तो वो दोबारा हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। इसके बाद फिर वो ओपनिंग स्टॉक में कवर किया जाएगा, तो ये सर्कल चलता रहेगा। यही है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में रहता है। तो ये थी हमारी कुछ और टर्म्स। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट टर्म होगी उसे हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तब तक आप इन सबको रिवाइज कीजिए, और जो कोई डाउट है आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। हमारा चैनल देखने के लिए थैंक यू, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।